वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। आप एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं लेकिन आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब आपने एवोल्यूशन नहीं पढ़ा। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट नोटेबल चीज़ें जो कि हमें लाजमी पढ़नी चाहिए हमारे आने वाली टेस्ट से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 1859 में चार्ल्स डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट, इंग्लैंड का ये रहने वाला था, फ्रॉम इंग्लैंड। ये एक सफर पे निकलता है एक शिप पे जिसका नाम था HMS बीगल। ये एक समंदरी बेड़ा था और इस HMS बीगल पे चार्ल्स डार्विन, जो कि एक नेचुरलिस्ट था जो कि एक समंदरी सफर पे निकला था, और उस समंदरी सफर के दौरान उसने अलग अलग इलाकों को विजिट किया और अटलांटिक ओशन के बहुत सारे आइलैंड को उन्होंने विजिट किया। लेकिन उनमें से जो सबसे अहम आइलैंड था जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आपके टेस्ट के अंदर आ सकती हैं। डार्विन ने जो विजिट किया, सबसे इंपॉर्टेंट जो आइलैंड थे वो गैलापागोस आइलैंड थे, जिसको आज आप डार्विनियन आइलैंड के नाम से जानते हैं। गैलापागोस आइलैंड पे गए और एक शिप की मदद से, जिसका नाम HMS बीगल था, इंग्लैंड से वो निकले थे और उनका वो 4 साल का सफर था टोटल। 4 साल के उस सफर के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा एनिमल और प्लांट्स की स्पीशीज के ऊपर स्टडी की। और गैलापागोस आइलैंड पे जो सबसे अहम जो उन्होंने स्पेसिमेन, जिस जानवर के ऊपर स्टडी की, वो थी छोटी चिड़ियाएं जिनका नाम था फिंचेस, जिसको गैलापागोस फिंचेस कहते हैं। उन फिंचेस के ऊपर उन्होंने स्टडी की और उनको अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद जब वो वापस आए तो एक तवील मुद्दत तक उन्होंने एक किताब लिखने में और अपनी थ्योरी को डेवलप करने में टाइम दिया, और उन्होंने फाइनली एक किताब लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को उन्होंने पब्लिश किया इन 1859 में। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। और 1859 में इस बुक को पब्लिश करने के बाद उसके अंदर अपनी थ्योरी का भी जिक्र किया जिसका नाम है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या सिंपली द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आ गया? ये तो छोटी सी चीजें हैं जो कि इंट्रोडक्टरी हैं, जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलती है। ये बोलती है कि सर ऑल लिविंग थिंग्स इवॉल्व और चेंज ओवर टाइम। आसान लफ्जों में बोल रहा है कि सर दुनिया के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कभी भी सेम नहीं रहते। दे आर इवॉल्विंग, दे इवॉल्व, वो इवॉल्व होते रहते हैं, वो इर्तका करते हैं, वो चेंज होते हैं ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ। इसका मतलब है कि आज के जो भी लिविंग है वो सारे के सारे एज इट इज नहीं है, बल्कि उनके एंसेस्टर कुछ और थे, आज ये कुछ और है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या बोल रहा है कि एवोल्यूशन ऑकर्स थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन। एवोल्यूशन को चलाने वाली जो मेन ड्राइविंग फोर्स है, जो चलाने वाली जो अहम फोर्स है, वो कौन है? नेचुरल सिलेक्शन। अब भाई ये नेचुरल सिलेक्शन किस बला का नाम है? नेचुरल सिलेक्शन लफ्ज का ही मतलब है कि जब किसी जानदार को नेचर जो है वो सिलेक्ट करे। अब ये बड़ी अजीब बात है कि सर नेचर कैसे सिलेक्ट करेगी? तो नेचर सिलेक्ट ऐसे करती है कि हमें पता है कि हमारा जो नेचर है, यहाँ जिंदा रहने के लिए हर दिन लड़ना पड़ता है, भूख से, धूप से, पानी से, कभी हवा से। तो अब यहाँ पे डार्विन बोलता है कि जो नेचर में बाकी जानवरों से और कुदरत की आफतों से लड़ने में एबल होगा, वही उसी को नेचर सेलेक्ट करेगी, वही सरवाइव करेगा। मतलब आसान लफ्जों में यहाँ पे जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा, और जो कमजोर होगा, जो वीक होगा, जो अनफिट होगा, वो सरवाइव नहीं करेगा। आप बोलेंगे उसकी डेथ हो जाएगी। और उसी वजह से आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं, जी लेते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो कि हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, जिसको आप एक्सटिंक्ट का नाम देते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब हमेशा के लिए खत्म हो जाना। तो इनका एक्सटिंक्ट होना या सरवाइव करना डिपेंड करता है कि क्या उनको नेचर सिलेक्ट कर रही है या नहीं, या आसान लफ्जों में क्या उनमें कुदरत के अंदर जीने के लिए जो काबिलियत होनी चाहिए वो उनमें है या नहीं है, और अगर नहीं है तो सरवाइव नहीं करेंगे। समझ आ गया? अब चलते हैं की पॉइंट्स की तरफ कि डार्विन की जो थ्योरी है वो किन पॉइंट्स पे मुश्तमिल है। जब हमने डार्विन की थ्योरी को पढ़ा तो हमने पाया कि डार्विन की जो जो थ्योरी है वो इन की पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। द की पॉइंट्स ऑफ डार्विनिज्म। आप डार्विनिज्म में कौन से पॉइंट नोट करते हैं? तो डार्विन जोर देता है कि पहली चीज जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से या नेचुरल सिलेक्शन में जो जानवरों की बॉडी में जो पाई जाती है वो ये है कि उनमें वेरिएशंस होती है। वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन का मतलब होता है स्मॉल डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। स्मॉल डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। मैं आसान लफ्जों में बताना चाह रहा हूं। आपको पता है दुनिया के अंदर रैबिट है, लेकिन आपको पता है सब रैबिट एक जैसे नहीं है। हालांकि सारे रैबिट एक ही स्पीशी के हैं। स्पीशी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म with similar structure, with similar body form, which can reproduce together, which can live together। वो ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे दिखते हो और साथ रह सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकते हो, वो सेम स्पीशी के कहलाता है। जैसे इंसान, हम सारे इंसान होमो सेपियन दुनिया के किसी भी इलाके का हो, लेकिन हम सारे सेम स्पीशी के हैं। आई होप समझ में आ रहा है? तो लेकिन अगर हम स्पीशीज की बात करें तो कह रहा है कि इनमें भी आपको थोड़े बहुत फर्क दिखाई देंगे नेचर के हिसाब से। कौन से? आपने देखा होगा कुछ ऐसे रैबिट्स होते हैं जो कि फास्ट रनिंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े स्लो रनर होते हैं, कुछ जो रैबिट्स होते हैं उनकी बॉडी थोड़ी लंबी होती है, किसी की बॉडी थोड़ी मोटी और थोड़ी गोल मटोल छोटी होती है। तो ये सारे छोटे डिफरेंसेस हैं जिनको आप वेरिएशन का नाम देते हैं। यहाँ पे भी डार्विन जोर भरता है, वो कहता है कि वो वेरिएशन काम की है जो कि नेचर के हिसाब से गुड हो। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर कोई रैबिट कहीं पे रह रहा है और वहां पे शिकारी ज्यादा है, तो उसका मोटा होना अच्छा है या पतला होना और लंबा होना, दौड़ने में जल्दी दौड़ लगाने वाला, ये कौन सा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर जो फास्ट रनर है वो सही है। तो यहाँ पे यही बात कह रहा है कि सर नेचुरल सिलेक्शन में भी वेरिएशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो वेरिएशन काम की है जो कि उसको नेचर में सर्वाइव करने में हेल्प करे। समझ आ रहा है? अब कमाल की बात क्या है, जानदार पता है क्या करता है? जो काम के वेरिएशंस होते हैं उनको जमा करते जाता है और जो काम के वेरिएशन नहीं उनको खत्म करते जाता है। हम उसके बारे में भी आगे बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स में। आगे चलें तो दूसरा हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए या अपनी नस्ल को आगे कंटिन्यू रखने के लिए ओवर प्रोडक्शन करता है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जितने बच्चे उसको चाहिए होते हैं उससे कहीं ज्यादा पैदा करता है, ताकि अगर आधे भी मर जाएं तो भी पीछे कुछ तो रह जाए। तो हम कहते हैं कि सर ओवर प्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है मोर ऑफस्प्रिंग। क्यों? ताकि उसकी स्पीशी कंटिन्यू रह पाए। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का अहम पार्ट है कि जानदार ने अपने आप को नेचर में बचाने के लिए ओवर प्रोड्यूस करना शुरू किया। आई होप समझ में आ रहा है? मच्छर देखिए एट अ टाइम कितने हजार अंडे दे रहा है। एट अ टाइम पे अगर आप देखें तो मछलियां जो हैं एट अ टाइम 20-20, 30-30 हजार अंडे दे रही होती है। क्यों दे रही होती है? ताकि अगर काफी अंडे मर भी जाएं तो कुछ तो बच जाएं, ताकि उनकी जो नस्ल है वो बरकरार रह पाए। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एक अहम पार्ट है कि जानदार ने ओवर प्रोड्यूस करना सीखा। आगे चलें, उसके बाद है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कंपटीशन ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। नेचर के अंदर एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है। ये नेचर के अंदर आप ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर ही देख लें, ह्यूमन पॉपुलेशन के अलावा बाकी जानवरों में आपको देखने को मिलेगा। एक पेड़ है इंजीर का, वहां पे बहुत सारे परिंदे आ रहे हैं, बहुत सारे जानवर आ रहे हैं वहां से इंजीर को खाने के लिए। लेकिन वहां पे पहले उस इंजीर के ऊपर कब्जा दबदबा कायम करके वो खाएगा जो कि रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग दिखेगा। कौन खाएगा? वहां पे बंदर होंगे जो थोड़े लड़ने में होशियार हो, जो बाकी जानवरों से लड़ पाए। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे उनके बीच में हो रही है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। आई होप समझ में आ रहा है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में वो रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ते हैं।
कोई भी एक चीज हो, चाहे वो थोड़ा सा किसी तालाब में पानी हो, एक पेड़ के ऊपर लगे हुए फल हो, रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई एक मेट हो, इन सारी चीजों पे जो वो आपस में लड़ रहे होते हैं, ये सारा कंपटीशन कहलाता है, ये सारा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहता है। अब अगर वो किसी चीज के लिए अपने ही किसी भाई सेम स्पीशी के मेंबर के बीच में लड़ाई हो रही है, तो इसको आप बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंट्रा स्पेसिफिक, ये की पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है सेम स्पीशीज, और अगर अलग स्पीशीज के बीच में, मिसाल के तौर पे पानी का तालाब है, उसके वो लड़ रहे हैं ज़ेब्रा और आपस में वो विल्ड बीस्ट आपस में लड़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर ये हो रहा है इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक का मतलब होता है जब कंपटीशन डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, स्पीशीज अलग है तो इंटरस्पेसिफिक। और क्यों होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, किस चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं वो? मेटिंग के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको साथी चाहिए होता है उसके लिए। दूसरा शेल्टर के लिए, रहने के लिए जगह। तीसरा फूड के लिए, आप समझ में आ रहा है, और अपने बच्चों को पालने के लिए। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद होता है नंबर 4 सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बड़ी की पॉइंट, ये चीज उसने बोली डार्विन ने। डार्विन बोलता था कि साईं ओनली ऑर्गेनिज्म विथ हेल्पफुल ट्रेट्स विल सर्वाइव। ये बोलता इट इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट टू सर्वाइव, नो इट इज फिटेस्ट टू सर्वाइव। यहां पे बोलता है कि नेचर के अंदर वो जिंदा नहीं रहेगा जो सबसे ताकतवर हो, नहीं, वो जिंदा रहेगा जो सबसे फिट हो। अब फिट किस बला का नाम है? फिट का मतलब है कि अगर एक जंगल में आग लगी है, सारे जानवर जो हैं वो उस आग की लपेट में आ चुके हैं, चारों तरफ से आग फैल चुकी है, अब वहां पे परिंदे भी रह रहे हैं, वहां पे हाथी भी रह रहे हैं, वहां पे शेर भी रह रहे हैं, ज़ीब्रा भी रह रहे हैं, चलो सारे जानवर आप उसको इंक्लूड करें, लेकिन उस आग से बचने के लिए सबसे फिटेस्ट जानवर आप किसको मानेंगे? सर परिंदों को, क्योंकि वो उड़ के निकल सकते हैं। तो फिटेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी नेचुरल सिचुएशन में, किसी भी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में कौन से जानवर के पास सबसे फेवरेबल ट्रेड्स हैं। ट्रेड मतलब कैरेक्टर, किसके पास सबसे अच्छे ट्रेड हैं ताकि वो उससे एस्केप कर पाए, तो आप बोलेंगे सर इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और डार्विन ने कहा है कि साईं जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जानवर फिटेस्ट होगा, जिस जानवर में बेस्ट कैरेक्टर होंगे, जिसका फिटेस्ट बोल रहे हो, जो जानवर सबसे बेस्ट कैरेक्टर लेके आया होगा और वही सर्वाइव करेगा, नेचर उसे ही सिलेक्ट करेगी। आप समझ में आ रहा है? तो नेचुरल सिलेक्शन में नेचर किसको सिलेक्ट करेगी? फिटेस्ट को। समझ में आ गया? उसके बाद 5वीं पॉइंट पे चलते हैं। 5वीं पॉइंट बोलती है कि सर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सर्वाइविंग ऑर्गेनिज्म पास देयर ट्रेड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सर जो सर्वाइव कर गए, जो बच गए, जो नेचर में सारे मसलों के बावजूद भी जिंदा रह पा रहे हैं, वो अपने कैरेक्टर को आगे पास करते हैं। कमाल की बात पता है क्या है? वो उन ट्रेड्स को पास करते हैं जो कि फेवरेबल होते हैं ज्यादातर। इसका मिसाल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पे एक तोता है, एक आप पैरट का नाम ले लें, पैरट। आप पैरट की बात करें तो वो एक पेड़ के ऊपर रह रहा है। शुरू में जो पैरट थे वो सारे दुनिया में ग्रीन नहीं थे, उनके अलग अलग कलर से। आज भी आप ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को देख लें, तो अगर पैरट्स की बात करें तो उन्होंने अपने अंदर नेचुरल सिलेक्शन के दौरान जब उनके अंदर ग्रीन कलर पैदा हुआ होगा तो उनको ये फेवरेबल ट्रेड लगा। उसका रीजन है क्योंकि ग्रीन होने की वजह से वो जो पेड़ों के अंदर बैठ जाते हैं तो उनको कोई देख नहीं पाता। तो ये तो बेस्ट कैरेक्टर हो गया, अब तो वो फिटेस्ट हो गए नेचर में रहने के लिए। तो उनके फिटेस्ट होने की वजह से हो ये रहा है कि अब वो क्या कर रहे हैं, अपने ग्रीन कलर को बार बार आगे पास भी कर रहे हैं, ये आगे पास भी कर रहे हैं, उनके बच्चे भी ग्रीन हो रहे हैं, उनके बच्चे भी ग्रीन हो रहे हैं। तो अब आप बोलेंगे कि सर जब भी उनको पास कोई फेवरेबल ट्रेट आता है तो वो उसको आगे पास करते हैं। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ फेवरेबल ट्रेट्स। तो फेवरेबल ट्रेट्स को वो आगे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कमाल की बात, जो अनफेवरेबल ट्रेट्स होते हैं उनकी आगे इनहेरिटेंस कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पैरट है जो कि ब्लू कलर का है, लेकिन वो यहाँ पे रह रहा है हमारे जंगलाती इलाकों में जहाँ पे ग्रीन पेड़ वो ज्यादातर हैं, तो अगर आप वहां पे वो ब्लू पैरट रह रहा है, या तो वो मर जाएगा क्योंकि वो फिटेस्ट नहीं है, कोई ना कोई जानवर उसको, कोई ना कोई इंसान उसको पकड़ लेगा। समझ आ रहा है पहली चीज। लेकिन अगर वो बच जाता है तो आगे आने वाले 1-2 दिन में एवोल्यूशन नहीं होती, हजारों लाखों सालों में होती है। तो आगे आने वाले हजारों लाखों सालों में उसके जो बच्चे हैं वो ब्लू नहीं पैदा होंगे। उसका रीजन है क्योंकि वो फेवरेबल ट्रेड नहीं है, वो उसके लिए काम का ट्रेड नहीं है, वो तो उसको मरवाएगा।
तो आप बोलेंगे फेवरेबल ट्रेड जो होते हैं वो आगे इनहेरिट होता है। समय आ गया। लास्ट पॉइंट है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। डार्विन ने अपनी ये सारी थ्योरी देने के बाद मेन पॉइंट यहां पे आके रोकी। उसने कहा कि जब हजारों सालों तक, जब कई कई बरसों तक जब कोई जानदार अपने अंदर बहुत सारे ट्रेड्स को जमा कर रहा होता है, अनफेवरेबल ट्रेड्स को निकाल रहा है, काम के ट्रेड्स को, काम के कैरेक्टर्स को जमा कर रहा है, अपने आप को बेहतर से बेहतर बना रहा है, तो वो अपने आप को इतना बेहतर बनाता है कि वो बिल्कुल एक नई स्पीशी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि पहले कोई तोता जो अपने अंदर इतने सारे अपने कलर को चेंज किया, चोंच को चेंज किया, अपने पंजों को, ऐसे अपनी बॉडी को चेंज करते करते वो इतना चेंज हो जाता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू न्यू स्पीशी। यही बोल रहा है कि ओवर मेनी जनरेशंस, कई नस्लों के बाद, कई नस्लों तक अक्यूमुलेशन ऑफ ट्रेड्स का जमा करना, अक्यूमुलेशन मतलब जमा करना, कि काम के ट्रेड जब वो जमा करते रहते हैं, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी। और ये बिला आखिर इस बात पे जाके रुकता है कि उसके अंदर से एक नई स्पीशी बन जाती है। लेकिन एवोल्यूशन कोई रुकने वाला प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यू होता है। वो नई स्पीशी अगर बनी भी है तो वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो आप बोलेंगे कि इस नई स्पीशी के बनने को आप बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और यही इसके किताब का नाम है। की पॉइंट लास्ट वन यहाँ पे कि आखिरकार ओरिजिन ऑफ स्पीशी होता है, नई स्पीशीज बनती हैं, और ऐसे ही बिल्लियों से शेर बनते हैं, ऐसे ही कॉकरोच के अंदर से दूसरे उसके जैसे दिखने वाले कीड़े मकोड़े बने होंगे, ऐसे ही बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया एमोबा बने होंगे, और ऐसे ही डार्विन बोलता है बिल्कुल ऐसे ही इंसान जो हैं वो बंदर या बंदर जैसे किसी और जानदार से ऐसे बने होंगे। आप समझ आ रहा है? ये डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा कि इंसान जो है वो बंदरों से पैदा हुए, नहीं, ये बोल रहा है कि बंदरों, इंसानों और हमारे जैसे दिखने वाले बाकी जानवरों के का कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। कॉमन एंसेस्टर मतलब हम शायद किसी सेम पेरेंट से आए हों। आई होप समझ में आ रहा है। तो आज का ये लेक्चर था जिसके अंदर हमने पढ़ा पूरी डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लमार्किज्म। लमार्किज्म क्या है? एक छोटी सी पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कीजिएगा, इसका आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेंच साइंटिस्ट थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क। लमार्क ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था फिलोसॉफी ज़ूलॉजिक। फिलोसॉफी ज़ूलॉजी लिख लें। फिलोसॉफी ज़ूलॉजी के अंदर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि मेरे पास भी एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, और उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो दी उसमें दो पॉइंट थी। पहली पॉइंट थी द यूज एंड डिसयूज ऑफ पार्ट। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि नेचर के अंदर हमने देखा है कि उसने कहा कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जिस बॉडी के पार्ट को जानदार ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो स्ट्रांग होता जाता है। जैसे कि अगर ये पॉइंट थोड़ी अजीब थी, ये आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि उसने कहा कि जिराफ जो था ना, जिराफ वो जब घास जमीन पे खत्म हुई तो उसने अपनी गर्दन उठा के ऊपर खाना शुरू कर दिया पेड़ों को। तो जब पेड़ों को खाना शुरू कर रहे थे तो अगले जो जिराफ, नेक्स्ट जनरेशन में जिराफ पैदा हुए, उसकी गर्दन थोड़ी और लंबी हुई। फिर जो जनरेशन पैदा हुई उसमें थोड़ी और लंबी हुई। ऐसे एक दो जनरेशन के बाद लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा हुए। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा यूज एंड डिसयूज ऑफ पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई जानवर किसी पार्ट को यूज ना करे, मिसाल के तौर पे मैं अगर इस हाथ से नहीं लिख रहा तो आने वाले 8-10 सालों के बाद हो सकता है, या अगली मेरी 2-3 जनरेशन के बाद हो सकता है उनके पास लेफ्ट आर्म हो ही ना। ऐसा नहीं है। ये उसने गलत थ्योरी दी थी, लेकिन इसने पहली बुनियादी बातें कुछ जरूर की थी जिसकी वजह से आज भी इसकी थ्योरी को हम पूरा कंप्लीट सही नहीं मानते, लेकिन हम उसको पढ़ते जरूर हैं कि उसने क्या कहा था। उसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है कि अगर जानदार की बॉडी के अंदर कोई चेंज आया, मतलब वो पैदा हुआ और पैदा होने के बाद कोई चेंज आया, तो उसके बच्चों में भी चेंज दिखेगा। मिसाल के तौर पे सपोज करते हैं कि मुझे यहाँ पे चोट लगी है, और वो चोट मुझे यहाँ पे पैदाइशी तौर पर मुझ में नहीं थी, लेकिन बड़े होने के बाद मुझे किसी हादसे में यहाँ पे चोट लगी। अब जो मेरे बच्चे होंगे उसको भी एग्जैक्टली यहाँ पे चोट होगी, यहाँ पे निशान होगी। ये बात थोड़ा अजीब है, और ये बात बिल्कुल सही है। इसको प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट भी किए थे। उन्होंने क्या किया, चूहों को उठाया, उनकी पूंछ काट दी, और उसके बाद उन्होंने उनको रिप्रोड्यूस कराया, तो उनके जो बच्चे पैदा हुए उनकी पूंछ कटी हुई नहीं थी। तो इसका मतलब है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं होता। तो ये पॉइंट भी गलत है, और आप कहते हैं कि लमार की थ्योरी जो है वो यहाँ पे गलत है। उन्होंने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया था जिसका नाम था एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स बड़ी की इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि कभी कभी आपके डीएनए में लिखा कुछ और होता है लेकिन हो कुछ और रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप गोरे हैं, आपके डीएनए में भी लिखा है कि आपका कलर फेयर होगा, लेकिन अगर आप पूरा दिन धूप में रहते हैं, आपने पूरा काम ही धूप में किया है, तो आप थोड़े काले होना शुरू हो जाएंगे। इसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। जब आपके डीएनए के काम करने के ऊपर एनवायरनमेंट का असर हो, इसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। और एपिजेनेटिक्स को डिस्क्राइब किया था लमार्क ने। उसको खुद को भी पता नहीं था, लेकिन आफ्टर ऑल उसका एक एस्पेक्ट उसने डिस्कवर किया। आगे चलें, एक आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आज की डार्विन की थ्योरी को आप डार्विनिज्म नहीं बोलते, इसको आप बोलते हैं नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म। असल में डार्विन ने जो ये बार बार बात की थी ना कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट होता है, कि जानदार जो होते हैं वो फेवरेबल ट्रेड्स को जमा करते हैं, अपने अंदर नए नए ट्रेड्स को जमा करते हैं, लेकिन उसको खुद को पता नहीं था कि ये ट्रेड जमा कहाँ हो रहे हैं, बॉडी में किस पार्ट में हो रहे हैं। तो इसको बताने वाले एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। मैं आपको पहले बता चुका हूं मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, क्योंकि उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे। उन्होंने ये बताया था कि जानदार में ये डेटा कहाँ जमा होती है, कि क्यों आप अपने पेरेंट के जैसे हैं, क्यों हमारी बॉडी के अंदर कुछ बीमारियां खानदानी होती हैं, ये सारा कुछ बताने वाले मेंडल थे। तो मेंडल ने ये जो थ्योरी दी उसके हिसाब से ये सारा काम कहाँ पे होता है, डीएनए में। तो आप बोलेंगे सर जब आप डीएनए की स्टडी, यानी डीएनए की स्टडी क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, जब आप जेनेटिक्स को ऐड कर दो इसके साथ, डार्विन की थ्योरी के साथ, क्योंकि आप डार्विन की थ्योरी को अब समझ रहे हो जेनेटिक्स को पढ़ने के बाद। अब आप डार्विन की थ्योरी को जब भी पढ़ोगे ना तो साथ में जेनेटिक्स पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट होता कैसे। तो आप बोलते हैं कि सर जब जेनेटिक्स और डार्विनिज्म दोनों मिलते हैं तब बनता है नियो डार्विनिज्म। आसान लफ्जों में क्लियर हो गया। तो सिर्फ डार्विनिज्म में आप ये पॉइंट पढ़ते हैं, लेकिन आप जेनेटिक्स को इंक्लूड कर दें, मेंडल की जेनेटिक्स को, तब हो जाएगा नियो डार्विनिज्म। आई होप समझ में आ गया। तो मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ टेस्ट को, लेकिन जल्द ही आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। पहले तो इन बायोलॉजी वाले पोर्शन को जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को। थैंक यू।